नमस्कार। लक्ष्य क्लासेस बालोत्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन आपकी कक्षा 8 के इतिहास विषय के यानी हिस्ट्री इतिहास विषय के अंदर आपकी जो पुस्तक संचालित होती है हमारे अतीत भाग 3 यानी हमारे अतीत 3 की ऑनलाइन क्लास के अंदर आज आपके तीसरे अध्याय की बातचीत करेंगे, जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। और आज आपके इस तीसरे अध्याय के अंदर पहली क्लास होगी। आपने अभी तक लक्ष्य क्लासेस बालोत्रा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। दूसरी बात यह है कि आपने अभी तक पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो अभी लक्ष्य क्लासेस बालोत्रा के यूट्यूब चैनल में जाइए और देखो ये अपना चैनल है और यहाँ पे होम के पास में वीडियो के पास में आपके प्लेलिस्ट लिखा हुआ आ रहा होगा। इस प्लेलिस्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि आप 8वीं क्लास के हो तो आपको 8वीं क्लास की प्लेलिस्ट ढूंढनी है। जैसे ये रही सबसे एंड में देखो क्लास 8 हमारा अतीत। आपका और भी कोई भाई बहन 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ता है तो आप उसको ये बता सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको इस तरीके से बता करके आप उसे भी ये चीज़ें समझा सकते हैं, ठीक है ना। चलो जैसे 8वीं क्लास इसको आप ऐसे ओपन करोगे, व्यू प्लेलिस्ट, आप उसके ऊपर क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और इसमें 1 बाय 1 करके समझाएगा। जैसे पहले पार्ट की 2 क्लासें हो रखी है, उसके बाद में पहले पार्ट के अभ्यास प्रश्न, फिर पहले पार्ट के ऑनलाइन टेस्ट, उसके बाद में आपके ऑनलाइन टेस्ट का आंसर सीट, उसके बाद में दूसरा पार्ट 1 2 3 4 5 4 ये 4 आपकी वीडियो क्लासें हैं। उसके बाद में आपका अभ्यास प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न के बाद में उसका टेस्ट है, टेस्ट के बाद में ये आंसर सीट है। और आंसर शीट के यहाँ जस्ट नीचे आपको आपके तीसरे पार्ट की वीडियो देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं और साथ ही साथ इसको यहाँ से आप अपने फ्रेंड के साथ में इस यहाँ से कॉपी करके शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो आज तीसरे पार्ट की शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। चलो हाँ, तीसरे पार्ट का नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। ओके, तो अपन शासन चलाएंगे आप और मैं मिलकर के बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले आपके फोटो आया है तो इस फोटो को देखते हुए चलें। फोटो बढ़िया मस्त है भाई साहब। फोटो में क्या कहा है कि 1765 में रॉबर्ट क्लाइव मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए। आपने सुना होगा कि 1765 के अंदर कौन मर गया था? मीर जाफर मर गया था, आपने देखा होगा। मीर जाफर मर गया, बंगाल का जो नवाब था। और बंगाल का नवाब मरने के बाद में 1765 के बाद आईआईसी को क्या मिल गई थी? आईआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया गया। बंगाल का क्या बना दिया गया? दीवान। ये पढ़ा था आपने दूसरे अध्याय के अंदर। और आपने ये भी देखा था कि बंगाल की दीवानी मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ। तो ध्यान रखना 1765 के अंदर बिहार और उड़ीसा की दीवानी ग्रहण करते हुए कौन आदमी दिखाया गया है? रॉबर्ट क्लाइव दिखाया गया है इस चित्र के अंतर्गत, ठीक है। चलो, जैसे कि आपका पॉइंट है कि कंपनी दीवान बन गई। क्या बन गई? दीवान बन गई। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। ध्यान रखना 12 अगस्त को बंगाल के अंदर कौन इसको दीवानी दे रहा है? तो मुगल बादशाह दे रहा है। ध्यान रखना मुगल बादशाह दे रहा है, न कि आपका ये क्या नाम है बंगाल का नवाब दे रहा। तो यहाँ पे ध्यान रखना मुगल बादशाह है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात करता है। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तान की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। और बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए नीचे ही एक बड़ी घटना थी। अब मुझे आप बताओ, पहले पार्ट में आपने पढ़ा होगा कि रॉबर्ट क्लाइव ने नक्शे बनाने का काम किस व्यक्ति को सौंपा था? बताओ बताओ बताओ, मन में बताओ। और अपने जैसे ही पहला पार्ट स्टार्ट किया था उसके अंदर ही मैंने बताया था कि एक महिला है वो उसके सामने भारत के लोग अपना शस्त्रागार दे रहे थे, ठीक है ना, शस्त्र भेंट कर रहे थे उसको। तो किसको दिया था? जेम्स रेनेल को। बिल्कुल आपने मेरे हिसाब से बोला होगा। अगर आपने जिसने भी बोला है वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। जेम्स रेनेल, ठीक है ना।
जेम्स रेलन ने रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो आदेश दिया गया था मानचित्र बनाने का, वो उसने सारे के सारे बनाए थे। ठीक है, आगे देखो। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामले की मुख्य शासक बनी गई थी। अब उसे अपनी ज़मीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारी कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती और बेचती रहे। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना होगा जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके हैं और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान है। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके हैं उन्हें नियंत्रित करना तो ज़रूरी था, लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता था। देखो, अब कंपनी को दीवानी मिल गई, लेकिन कंपनी को दीवानी मिलने के बाद में भी कंपनी के सामने कई सारी चुनौतियां थी। कंपनी को ऐसी बहुत सारी चुनौतियों से सामना करना था क्योंकि यहाँ जो लोग काम कर रहे थे, यहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे वो कुछ लोग ताकतवर थे, कुछ लोगों ने सम्मान पा रखा था। तो उन सभी को इस तरीके से समायोजित करके काम चलाना था ताकि उनको, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को भी दिक्कत नहीं होए और आम जो लोग हैं उनको भी दिक्कत नहीं होए। तो कंपनी को इस तरीके से काम करना था कि सब कुछ तालमेल सही ढंग से हो सके। ये काम कैसे हो, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण लोगों को उपनिवेश कैसे बनाया। जैसे कि आपने पहले पार्ट में पढ़ा था उपनिवेश का अर्थ क्या होता है, ठीक है, कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए और लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मनमाफिक फसलों की खेती कैसे करवाई। मनमाफी का मतलब है कंपनी की इच्छा के अनुसार, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करें कंपनी की आमदनी। कंपनी दीवान तो बन गई थी लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी लेकिन उसके आंकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यह थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती रेशम कपड़ा खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दुगना हो चुका था। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना चांदी आयात करती थी। देखो, पहला कंपनी क्या करती है, अपने भारत में व्यापार करने वास्ते 1865 से पहले क्या करती थी, भारत के अंदर चीज़ें खरीदने के लिए ब्रिटेन से सोना चांदी आयात करती थी। ठीक है ना, आयात का मतलब वहाँ से यहाँ लाती थी और इन्हीं चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। अब जैसे कि आपने पढ़ा होगा दूसरे पार्ट में कि 1765 में मीर जाफर की मृत्यु के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया और दीवान नियुक्त होने के बाद में वहाँ के जितने भी क्षेत्रीय नवाब थे उनको कहा गया कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारा धन, ज़मीन और पैसे देंगे। तो इस तरीके से वहाँ की स्थानीय जो शासक वगैरह हुए थे इनके ऊपर दबाव बनाया गया और बहुत सारी मात्रा में उनसे पैसे वसूले गए। तो जब इसके पास में बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे आ गए तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन से जो सोना चांदी आता था उसको यहाँ खरीदना बंद कर दिया, यहाँ लाना बंद कर दिया और यहाँ से जो पैसे हो जाते थे उसी से ही अपना काम चलाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, आपके मैंने शायद जो टेस्ट था ना, इसके टेस्ट के आंसर के अंदर 1700 तीसरा या दूसरा प्रश्न होगा जिसके अंदर मैंने 1761 में थोड़ा गलत टिक कर दिया। वैसे मैंने बोला 1761 था और मैंने 1771 पे टिक कर दिया था 1 नंबर पे, तो आप 3 नंबर वाला सही कर लेना, ठीक है ना? ओके, जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही थी। कारीगरी गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगर का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने लगी थी। अब देखो ऐसी स्थिति क्यों हुई, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, बंगाल से जो चीज़ें खरीदती थी वो कम कीमत में खरीदती थी। क्या करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या करती थी, बंगाल से जो चीज़ें खरीदती थी वो कम कीमत में खरीदती, कम
कीमत पर खरीदना। अब कोई व्यक्ति कम कीमत पर अपनी चीजें जबरदस्ती अगर कंपनी को बेचेगा तो उसको नुकसान होगा। तो यहाँ के लोग जो थे वो गांव छोड़कर भाग रहे थे, ठीक है ना। और बंगाल की अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल संकट में जा रही थी। बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट, ग्रामीण इलाके के किसान और कारीगर अपनी चीजें बेचने और जरूरतमंद की चीजें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाजार में आते थे। आर्थिक संकट के समय इन बाजारों पर बहुत बुरा असर पड़ा था। ये देखो, ये बाजार देख सकते हैं आप। ओके, चलो। 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद में सुला दिया। तो ध्यान रखना, 1770 के अंदर, कब की बात है, 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल के अंदर 1 करोड़ लोगों को मौत की घाट सुला दिया। कम नहीं है वो भी, कितने, 1 करोड़। और इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी है वो लुढ़क गई, यानी समाप्त हो गई। ध्यान रखना, बंगाल के अंदर भयंकर अकाल कब पड़ा था, 1770 में पड़ा था। और इस 1770 में पड़े अकाल के अंदर लगभग 1 करोड़ यानी 1/3 जनसंख्या है वो लुढ़क गई। उसके बाद में बात करें खेती में सुधार। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी, क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। जब व्यापार के मामले में कंपनी ने बुरी तरीके से लोगों को बर्बाद कर दिया या लोगों से आय वसूल करके इस तरीके से उनकी हालत ख़राब करती कि बेचारे सही तरीके से मतलब वो अपना जीवन यापन भी नहीं कर सके, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि अगर व्यापार में लाभ समाप्त हो गया है तो कहीं ना कहीं अपन ज़मीन के अंदर निवेश करके खेती में सुधार ला करके टैक्स वसूल सकते हैं। तो इन्होंने खेती में प्रयास करने शुरू किए। जैसे कि देखो, ये काम किस तरह किया जा सकता था, इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1793, कब, आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया और इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई और उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा दिया। देखो, 1793 में क्या हुआ, मैं थोड़ा सा इधर साइड में समझाता हूँ आपको। देखो, कब की बात है आपके 1793 की। 1793 में एक नियम लागू करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त, ठीक है ना। स्थायी बंदोबस्त एक नियम लागू किया जाता है। अब स्थायी बंदोबस्त के अंदर क्या होता है, राजा और तालुकदारों को जमींदार की मान्यता दी गई। ये एक राजा प्लस तालुकदार, राजा प्लस तालुकदारों को क्या दी गई, जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। यानी ये लोग क्या है, ये लोग आपके जमींदार है। जमींदार का मतलब क्या है कि इनके पास जमीन है, यानी जितनी भी जमीन है इस जमीन के ऊपर हक किसका है, राजा और तालुकदारों का हक है। अब इन जमींदारों के रूप में मान्यता देने के बाद में किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। तो अब जो किसान लोग हैं, किसान लोग क्या करेंगे, इस जमीन पर खेती करेंगे। किससे करेंगे खेती, इनसे लेकर के खेती करेंगे। अब मेरे को खेती करनी है तो मैं तालुकदार या राजा के पास जाऊंगा, मैं कहूंगा कि मुझे ये खेत दे दीजिए, मैं इसके ऊपर खेती करूंगा। तो इस किसान को इस जमीन में खेती करने के लिए देना पड़ता था क्या, राजस्व देना पड़ता था। क्या देना पड़ता था, राजस्व, राजस्व देना पड़ता था। राजस्व का मतलब है टैक्स। अब ये टैक्स किसके पास में जाता था, ये जाता था राजा या इस तालुकदार के पास में, राजा या तालुकदार के पास में जाता था। और ये तालुकदार या राजा ये जो टैक्स है वो किसके देते थे, किसको देते थे, आईआईसी को देते थे। तो किस तरीके से इन्होंने नियम बनाया आप देख लो कि आईआईसी ने राजा और तालुकदार को जमींदार बनाया और इन जमींदारों को ये कहा गया कि आपको ये जमीन खेती करने के लिए किसानों को देनी है और किसानों से आपको राजस्व वसूल करना है। तो आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि स्थायी बंदोबस्त के अंदर क्या प्रक्रिया थी, तो जो मैंने अभी आपको समझाई ये पूरी प्रक्रिया थी, ठीक है।
ओके। चार्ल्स कॉर्नवालिस, जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था। तो ध्यान रखना, जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तो तब भारत में जीजी कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, ये था, और ये इस तरीके से दिखता था। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई। इसका मतलब ये था कि भविष्य में कभी भी इसका इजाफा नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना, इसको स्थायी बंदोबस्त इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें जो राशि चुकाई जाती थी या जो टैक्स लिया जाता था, वो जो राशि थी वो बिल्कुल स्थायी थी, स्थायी रूप से तय कर दी गई। इसका मतलब ये था कि ये राशि भविष्य में कभी भी मतलब इसके अंदर बदलाव नहीं किया जाना था। अंग्रेज़ों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और ज़मींदारों को ज़मीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए ज़मींदार बढ़ते उत्पादन में फ़ायदे में रहेंगे। उसके बाद में समस्या, मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी ज़मींदारों में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे, यानी ज़मींदार है वो ज़मीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे। असल में कंपनी ने राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में ज़मींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। तो स्थायी बंदोबस्त में क्या समस्या थी, तो देखो बहुत भारी समस्या थी कि स्थायी बंदोबस्त में ये समस्या पैदा हो रही थी कि कंपनी ने, अफसरों ने जो ज़मींदार को जो ज़मीन दी थी उसमें सुधार करने के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वो बहुत ही अधिक था और उसे चुकाने में ज़मींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। किसको हो रही थी, राजा और तालुकदारों को, ठीक है ना। जो ज़मींदार राजस्व चुकाने में विफल हुए, ठीक है ना, विफल हो जाते थे, उनकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी और बहुत सारी ज़मींदारियों को कंपनी का बाकायदा नीलामी भी करनी पड़ती थी। तो ठीक है ना, इस तरीके की समस्या पैदा हो गई। तो 19वीं सदी के पहले दशक या हालात बदल चुके थे, बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे ज़मींदारी की आमदनी में सुधार तो आया, लेकिन कंपनी को कोई इजाफा या कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी, लेकिन ज़मींदारों को अभी भी ज़मीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसमें से कुछ तो बंदोबस्त की शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे और जो बच गए थे वो भी उन परेशानियों का सामना कर रहे थे। ठीक है, खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक ज़मींदार किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें ज़मीन में सुधार की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसानों को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्ज लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसकी पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। तो बेटा मामला बहुत टेढ़ा कर दिया, ठीक है ना। बंगाल के रेयतों पर गोलबुर्ग का कथन, देखो बंगाल के बहुत सारे गांवों में कई ताकतवर रेयत खुद खेती नहीं करते थे। वे औरों को पट्टे पर ज़मीन देते थे और उनसे भारी लगान वसूल करते थे। 1860 में एस.टी. कोलब्रुक ने इन काश्तकारों की स्थिति इस शब्दों में बयां की, बटाई की भारी शर्तों और मवेशियों, बीज, आजीविका व कर्जे के बदले बेगार से दबे काश्तकार खुद को कर्जे से कभी बाहर नहीं निकाल सकते थे। जब उन्हें जीने को पूरा नहीं मिलता था तो ऐसे भयानक हालात में वे दिल लगाकर काम कैसे कर सकते थे, न ही उन्हें अपनी हालत सुधारने की कोई उम्मीद दिखाई देती थी। तो इस तरीके की समस्या उनके सामने थी। तो स्थायी बंदोबस्त आपने समझा। उसके बाद में देखो महल, ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी और ये एक गांव या गांवों का एक समूह होती थी, ठीक है ना, ध्यान रखना ये चीज़। ब्रिटिश राजस्व दस्तावेज यानी ब्रिटिश सरकार के राजस्व यानी टैक्स वसूलने वाले जो दस्तावेज थे उनके अंदर मिलता है कि महल एक प्रकार की राजस्व इकाई थी, यानी टैक्स वसूलने की इकाई थी और ये एक गांव या गांव के समूह से ली जाती थी। अब आती है एक नई व्यवस्था। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती थी तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती थी। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा उत्तर प्रदेश में के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उनको बचाए रखना चाहिए।
उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव दौरा किया, जमीनों की जांच की, खेतों को मापा, विभिन्न समूह के रीति रिवाजों को दर्ज किया और गांव के एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव समूह यानी महाल से वसूले होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया था। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई और राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया और इस व्यवस्था को मालवारी बंदोबस्त कहा गया। अब वापस आओ। देखो, एक नई व्यवस्था, क्या नाम है नई व्यवस्था का नाम है मालवाड़ी बंदोबस्त। क्या नाम है? मालवाड़ी बंदोबस्त, मालवाड़ी बंदोबस्त। देखो, ये जो बंदोबस्त था इसमें देखो, मैं वापस यहाँ पे आपको समझाता हूँ। नई व्यवस्था भाई, सबसे पहले तो अपन ने देखी थी स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, जिसमें स्थायी बंदोबस्त में क्या होता था? स्थायी बंदोबस्त में राजा या उसको तालुकदार को जमीन दी गई, जमींदार नियुक्त किया गया और उनको कहा जाता था कि आप किसानों से जमीन किसानों को ज़मीन दीजिए और वहाँ उनसे टैक्स वसूलिए। लेकिन ये ज़्यादा सफल नहीं हुआ, इसलिए इसको कैंसिल कर दिया गया और इसकी जगह नई व्यवस्था लाए और उस नई व्यवस्था का नाम क्या था? मालवाड़ी बंदोबस्त। क्या नाम था? मालवाड़ी। तो इसको बोलते हैं मालवारी बंदोबस्त। क्या बोलते हैं? मालवाड़ी बंदोबस्त बोलते हैं। देखो, मालवाड़ी बंदोबस्त के अंदर क्या किया गया कि राजस्व वसूलने का जिम्मा, राजस्व राजस्व वसूलने का जिम्मा जमींदार को न देकर सीधा मुखिया, ग्राम के मुखिया को दिया गया। यानी इसमें जो राजस्व वसूलने का जिम्मा है वो इन जमींदारों को नहीं दिया गया, वो राजस्व वसूलने का जो जिम्मा है वो डायरेक्ट किसको दिया गया? वो दिया गया आपके किसको दिया गया? देखो, यहाँ देखो हाँ, मालवाड़ी बंदोबस्त। देखो, कंपनी को अदा करने का जिम्मा जो जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को दिया गया, ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसमें जो टैक्स वसूलने का जो काम है, वो टैक्स वसूलने का काम जो है वो गांव के मुखिया को दिया गया। गांव के मुखिया को इस काम को लिए जिम्मेदार बनाया गया। आगे देखो, मुनरों की व्यवस्था। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था को अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था अपनाई गई उसे रैयतवाड़ी नाम दिया गया या रैयतवाड़ी बंदोबस्त नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनी द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाके में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। टॉम्स मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे दक्षिण भारत में यही व्यवस्था लागू की। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क ये था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो कि पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। राजस्व आकलन से पहले खेतों को सावधानी पूर्वक अलग से सर्वेक्षण किया गया। मुनरो को मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। तो देखो,
खेती के अंदर 3 तरीके से मोटे बदलाव होते हैं। तो उसके बाद में देखो आपने मालवाड़ी बंदोबस्त देख लिया, स्थायी बंदोबस्त देख लिया, अब आपको रेतवाड़ी बंदोबस्त देखना होगा, ठीक है ना। उसके बाद में एक आपको देखना है रेतवाड़ी बंदोबस्त, और रेतवाड़ी बंदोबस्त के अंदर क्या चीज़ होती है वो देखो। अ, हाँ, रेतवाड़ी बंदोबस्त, रेतवाड़ी बंदोबस्त के अंदर ये सिस्टम किया गया कि जो आपका राजस्व वसूला जाएगा, ठीक है ना, वो राजस्व किस में वसूला जाएगा, सीधा किसानों से वसूला जाएगा, सीधा किसानों से। उसमें ना तो बीच में आपके अंग्रेज आएंगे, ना बीच में आपका कोई जमींदार आएगा, ना बीच में आपका कोई ग्राम का मुखिया आएगा। इसमें क्या होगा, जो आपकी आईआईसी है, कौन, आईआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो क्या करेगी, सीधे अंग्रेजों के पास से में जाएगी और इनसे अपना राजस्व वसूल करके वापस आएगी, बीच में किसी प्रकार का बिचौलिया नहीं रखा जाएगा। तो ये ऐसी स्थिति, उसको रेतवारी नाम दिया गया, ठीक है। ये हो गई चाहिए सबकी सब चीज़ें। और जो आपका टॉम्स मुनरो था वो इस तरीके से दिखता था, टॉम्स मुनरो। आगे देखो, सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्थाएं लागू होने के महज बाद और एक चीज़ ध्यान रखना कि जो टॉम्स मुनरो था उसने ये कथन कहा था कि अंग्रेज़ों को एक पिता की भांति जो किसान है उनकी रक्षा करनी चाहिए। नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ सालों के भीतर ही उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। ज़मीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया, किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे। देखो यहाँ ऐसी स्थिति हुई कि किसानों को डपोल बनाने के लिए अंग्रेज़ों ने इस तरीके की पॉलिसी अपनाई थी कि बहुत अधिक मात्रा में जो किसान है पहले व्यापार करते थे, अब व्यापार चौपट हो जाने की वजह से, अब व्यापार चौपट क्यों हुआ, क्योंकि किसान ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत अधिक मात्रा में लगान वसूले उनसे, तो व्यापार पूरा चौपट हो गया। तो जब व्यापार पूरी तरीके से चौपट हो गया और ऊपर से अकाल पड़ जाने की वजह से धंधे उद्योग जो भी थे वो पूरी तरीके से तहस नहस हो गए। तो अंग्रेज़ों ने प्लानिंग की कि किसानों को किसी न किसी तरीके से खेती करवाई जाए, और अधिक खेती करवाई जाए, और उनको खेती में पैसे लगवाए जाए जिससे कि वो उपज पैदा करेंगे। अब उपज को खरीदेगा कौन, अंग्रेज, वो भी सस्ती कीमत में। और अगर अंग्रेज भी खरीदेंगे तो किसान खेती करेंगे, और किसान खेती करेंगे तो उनको टैक्स देना पड़ेगा खेती का भी। तो यहाँ उनको डबल फायदा था अंग्रेज़ों को। तो यहाँ बेचारे किसान जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से समस्या में फंसते जा रहे थे। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे और वे रेत गांवों से भाग रहे थे। रेत का मतलब होता किसान गांवों से भाग रहे थे, और बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो चुके थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यानी अंग्रेजों ने जिस तरीके की सोच रख करके ये व्यवस्थाएं लाई, जैसे रेतवाड़ी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, या फिर आपकी मालवाड़ी बंदोबस्त, तो ये व्यवस्थाएं अच्छी तरीके से कोई काम नहीं कर पा रही थी। आगे देखो, यूरोप के लिए फसलें। अंग्रेज़ों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाकों ने न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलों का भी उत्पादन या पैदावार कर सकते हैं। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती को ऊपर पूरा जोर लगा दिया। अब 18वीं सदी में कंपनी क्या कर रही है, भारत के अंदर अफीम की खेती करवा रही है और नील की खेती करवा रही है। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर कर रहे थे। जैसे बंगाल के अंदर पटसन, असम में चाय, और संयुक्त प्रांत वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना, पंजाब और के अंदर गेहूँ, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास, और मद्रास के अंदर चावल की जो खेती है वो किसानों से ज़बरदस्त करवाई जाती थी। ये कैसे किया, अंग्रेज़ों ने अपनी ज़रूरतों की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इस तरीके की एक फसल उत्पादन की ऐसी पद्धति को अच्छी तरह से समझें। दो चित्र दिख रहे हैं आपको, एक कलमकारी छापा 20वीं सदी के भारत का है, और एक मॉरिसिस कॉटन छापा 19वीं सदी उत्तरार्ध इंग्लैंड का है। ये तो इंग्लैंड का है और ये भारत का है। देखने में आपको कई ज़्यादा अच्छा ये दिख रहा होगा, लेकिन क्वालिटी की बात करें तो भारत वाले की क्वालिटी बहुत अच्छी थी।
चित्र 5 और 6 में सूती कपड़े के छापों की 2 तस्वीर दी गई है। बाईं तरफ है वो तस्वीर भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों के द्वारा बनाई गई है, कलमकारी छापे दिखाई देते हैं, और दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि या कलाकार विलियम मॉरिसस द्वारा ये बनाए गए थे। तो ध्यान रखना, कपड़ों की छापामारी करने के अंदर आपका इनका एक अधिकारी था जिसका नाम क्या है, विलियम मॉरिसस द्वारा बनाया गया। फूल वाले छापे हैं, दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का प्रयोग किया गया। जैसे देखो यहाँ पे भी नीला रंग है और यहाँ पे भी नीला रंग है इस्तेमाल किया गया। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह पैदा होता है? इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता है। ये जो नीला रंग है वो एक नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिसस के छापों में इस्तेमाल किया गया नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधे से ही तैयार किया गया होगा, और उस समय भारत दुनिया का एकमात्र नील उत्पादक देश था। तो एक ज़माना ऐसा था जिसके अंदर जो भारत में नील की खेती होती थी या भारत में जो नील का उत्पादन होता था, ये दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ था। यानी भारत के जो नील के उत्पादक क्षेत्र थे ये दुनिया में सबसे फेमस था। भारत का नील जो है वो सबसे बेस्ट था, यानी भारत का नील सबसे अच्छा था। क्या था? ओके, आगे देखो, भारतीय नील की मांग क्यों थी? नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के अंदर कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील को इस्तेमाल करते थे। उस समय भारत नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोप बाजारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग का बनाने के लिए वुड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। देखो, जब भारत के अंदर जो नील उत्पादित होता है वो पूरी तरीके से इनको नील नहीं मिलता था, तो ये लोग क्या करते थे, एक और पौधे के ऊपर निर्भर रहते थे जिसका नाम था वुड। क्या नाम था? वुड नाम था। वोड पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, और ये जो वोड पौधा था वो शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, और इसलिए ये यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिण फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन में कई हिस्सों में इस पौधे को उगाया जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिण फ्रांस और जर्मनी के साथ साथ ब्रिटेन के अंदर कई भागों में इसको उगाया जाता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वुड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगाते। अब यूरोप में क्या हुआ कि वुड का उत्पादन तो होता था लेकिन बहुत कम मात्रा में इसको उपयोग लिया जाता, क्योंकि अच्छी क्वालिटी का जो कलर निकालने का जो काम करता था वो आपका करता था नील का पौधा। लेकिन जो वुड है वो आपके यूरोपीय क्षेत्र में ही उगाया जाता था, और इसका उपयोग तब किया जाता था जब भारत का नील इनको नहीं मिलता था। मगर कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत ही चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वुड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया, और करीबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली, जमैका, ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे, और उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील की खेती के बागान सामने आए। और बागान का मतलब होता है एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था, और कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय, कपास आदि के विषय में बागानों का जिक्र किया जाता था। ठीक है। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हुआ और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। कपड़ों की रंगाई की मांग और तेज़ी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी, इसी दौरान वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। यहाँ नील कहाँ से मिलता था? देखो जब
धीरे धीरे हर एक क्षेत्र के अंदर औद्योगिकरण हुआ। औद्योगिकरण का मतलब है निजीकरण, मतलब उद्योगों को बढ़ावा मिला। तो जैसे हर एक क्षेत्र, देखो मेरी बात सुनो, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आई थी तब व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। अब वो व्यापार किस चीज का कर रही, देखो यहाँ अगर अपन बात करें आईआईसी की, देखो अगर अपन बात करें आईआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो वो भारत में आई थी व्यापार करने के लिए। लेकिन व्यापार किस चीज का, ये सिर्फ और सिर्फ व्यापार करती थी गरम मसालों का। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो इसका एकमात्र उद्देश्य था गरम मसाले खरीदना। लेकिन अब बात करें तो अब ये क्या करती है, अब ये भारत के अंदर क्या कर रही है, कपड़े, खेती, खेती या फिर नील उत्पादन। तो उद्योग में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ, पहले गरम मसाले के बाद में इसने खेती करना शुरू करवा दिया। तो ये उद्योगों में बदलाव हुआ और इसी औद्योगिक बदलाव को कहा जाता औद्योगिकरण, यानी उद्योगों के अंदर नए नए चीज़ों का विकास होना, ये कहलाता औद्योगिकरण। जब उधर औद्योगिकरण बढ़ गया, कपड़े का उत्पादन ज़्यादा होने लगा। अब कपास का जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है, अब उसको नई डिज़ाइन देने के लिए किसी न किसी प्रकार का कलर उसमें डाला जाता था। लेकिन उस ज़माने में भारत में उत्पादित होने वाला जो नील है वो सबसे महत्वपूर्ण होता था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के दिमाग में कहीं ना कहीं ये सवाल पैदा होता था कि भारत में जो नील का उत्पादन हो रहा है वो सबसे बेस्ट है और अपन मन चाहिए इसके अंदर रेट लगा सकते हैं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत पर कब्जा किए हुए है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किसानों से ज़बरदस्ती खेती करवाती थी नील की, और नील की खेती करवाने के बाद इस नील को बाकी के जो बाजार हैं उन बाजारों में इसका उच्च कीमत पर बेचती थी। अब भारत में नील की खेती से क्या समस्या आ रही थी कि भारत के जो किसान हैं इस खेती को करना नहीं चाहते थे। भारत के किसान हैं इस खेती को करना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं चाहते थे कि नील का जिस खेत के अंदर एक बार उत्पादन कर दिया जाता था, बाद में वो जमीन किसी अन्य धान के लिए उपयोगी नहीं रहती थी या अन्य जो आपका फसल है उसके लिए उपयोगी नहीं रहती थी, क्योंकि उसके अंदर एक बार ही उत्पादन किया जा सकता था, बार बार उत्पादन नहीं किया जा सकता था। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी, यूरोप में नील की खेती, नील की मांग, बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने का रास्ते ढूंढने लगी। अब भारत के अंदर ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी, देखो यूरोप में जैसे नील की मांग बढ़ी तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि भारत के अंदर है वो नील की खेती को किस तरीके से बढ़ाया जाए। चित्र देखते हैं पहले। सेंट डोमिग्यू में गुलामों की बगावत, अगस्त 1791, जनवरी सुकुहल 2 सल्की का चित्र है। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बगान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेशिक सेंट डोमिग्यू में नील और चीनी का उत्पादन शुरू किया। इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पर उतर आए। यहाँ जो अफ्रीका से गुलाम लाए गए थे वो 1791 में बगावत पर उतर आए और उन्होंने बगानों को जलाकर नष्ट कर दिया और अपने धनी मालिकों को मार डाला। और 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशिकों में दास प्रथा को समाप्त कर दिया और इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीप समूह में नील की खेती बिल्कुल ठप हो गई। तो ये भी एक ना कहीं प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी को मौका मिल गया कि कैरिबियाई क्षेत्र में जो नील की खेती होती थी वो आपके यहाँ जो गुलाम लाए थे फ्रांस से, मतलब फ्रांस के अंदर जो गुलाम लाए गए थे कैरिबियाई क्षेत्र में फ्रांस से जो गुलाम लाए थे उन गुलामों से जो खेती करवाई जाती थी, तो गुलामों ने आक्रमण करने के बाद में वो खेती वहाँ पे भी ठप हो गई। आगे पढ़ते। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से शुरू होने लगी। ध्यान रखना 18वीं सदी जब लगी थी उस समय यहाँ पे अपने नील की खेती की शुरुआत हो चुकी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया का बाजारों में छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था और 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का जो आयात का जो प्रतिशत था वो 95% था। तो देख लीजिए 1788 की बात करें तो ब्रिटेन के अंदर जो भारत की तरफ से
नील जाता था उसका जो परसेंट मात्रा थी वो केवल और केवल 30% थी। और अगर बात करें 1810 की, तो 1810 के अंदर जो नील जाता था उसकी जो परसेंट की मात्रा करें तो आपकी 95% थी। कितनी थी? 95%। जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे। अब देखो, जैसे कि वर्तमान समय में देखें तो आपका ये स्टॉक मार्केट जो होता है या फिर जो जिसके अंदर आपके पैसे लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सट्टा बोलते हैं शायद, आई थिंक। तो वो जो स्टॉक मार्केट में जो ऑनलाइन पैसे लगाते हैं, तो ऐसा ही मामला पहले हुआ करता था। तो पहले इस तरीके का ऑनलाइन का कोई सिस्टम नहीं होता था, तो लोग क्या करते थे? नील की खेती के अंदर पैसा लगाते थे। देखो इस कहानी को, इस लाइनों को वापस देखो कि जैसे जैसे नील का व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील की खेती करने के लिए पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना? पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। और समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी और भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा दिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था तो उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार थे। अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो मिली भगत है वो किसकी है? ईस्ट इंडिया कंपनी की है। अगर भारत में कोई व्यक्ति आएगा, उसको ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, तो वहाँ भारत के अंदर पूरी ज़मीन किसके पास में? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में। तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी से पैसे दे करके ज़मीन लेगा। अगर उसके पास में बागान बनाना, उसके पास में पैसे नहीं है, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लोन लेगा। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है, इसमें फ़ायदा किसको हो रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी को हो रहा है। अब है नील की खेती कैसे होती थी? नील की खेती दो मुख्य तरीकों से होती थी। एक तो होती थी निज और एक होती थी रेयती। निज खेती की व्यवस्था बगान मालिक खुद अपनी जमीन में नील उत्पादन के लिए करते थे। निज का मतलब स्वयं। भाई जो निज शब्द है इसका मतलब क्या है? स्वयं। दो प्रकार से होती थी, निज और रेयती। निज का मतलब है निज खेती में व्यवस्था बगान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करने के लिए करते थे और जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर लेते थे और मजदूर और काम कर लगाकर खेती करते थे। वो आपके होते थे रेयती। यानी मेरे पास जमीन है, मैं किसी और किसान को भाड़े पे दे देता हूँ या फिर उसको क्या बोलते हैं, काश्तकार के रूप में दे देता हूँ, तो वो तो हो जाती है रेयती ज़मीन। और या मैं इस मेरी खुद की ज़मीन के ऊपर मैं खुद नील का उत्पादन करता हूँ, तो वो हो जाती है निज। ठीक है। अब है निज खेती की समस्याएं। बगान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पर ही की जा सकती थी। ऐसी ज़मीन पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी। भाई जहाँ ज़मीन होती है, जहाँ उत्पादन होता है, तो वहाँ बहुत सारे लोग थे पहले ही। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत थी। इस तरह की ज़मीन उन्हें कहाँ से मिल सकती थी? उन्होंने नील की फैक्ट्रियों के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने के प्रयास किए और वहाँ के किसानों को हटवा दिया गया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो गया। अब किसानों को हटाया तो वहाँ से टकराव पैदा हो गया। मजदूरों का इंतज़ाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती थी और मजदूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। धान की खेती का मतलब क्या है? चावल। अब किसान चावल का उत्पादन कर रहे हैं तो वो चावल का उत्पादन छोड़ के नील का उत्पादन करने थोड़ी ना आएंगे। ठीक है। बड़े पैमाने पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी ज़रूरत होती थी। और गुलाम जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है? देखो, यानी ऐसा व्यक्ति जो दास स्वामी की संपत्ति होता है और गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं होती है, उसे अपने मालिक के लिए काम करना होता है। ठीक है। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। ध्यान रखना, उस जमाने में क्या सिस्टम होता था? 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब ये था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत होती थी। हलों को खरीदना और उनका रख रखाव रखना एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे। उन्हें अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील के उत्पादों की ज़रूरत होती थी उसी समय किसानों को हल बैल की जो होते थे उनको चावल में व्यस्त रखना पड़ता था। 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने से हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम ज़मीन आती थी। बाकी ज़मीन रेयती व्यवस्था के अंतर्गत शामिल थी। ठीक है ना?
और बीघा का मतलब होता है ज़मीन मापने की एक प्रणाली है। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेज़ों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ कर दिया था। जैसे आज भी अपन कहते हैं हमारे पास में इतना बीघा ज़मीन है। उसके बाद में देखो रियायती ज़मीन पर नील की खेती। रियायती व्यवस्था के तहत बागान मालिक, अब देखो रियायती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ यानी किसानों के साथ एक अनुबंधन यानी सट्टा करते थे, और कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रैयती की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंधन पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिक से नकद कर्जा मिल सकता था। और कर्जा लेने वाले रैयत को, देखो कर्जा लेने वाले रैयत यानी किसान को कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी, और बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया करवाते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देख रेख करने का जो जिम्मा होता था वो काश्तकारों के ऊपर निर्भर करता था। पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई। दो प्रक्रिया है, ध्यान रखना। भारत में नील की खेती करने के दो प्रकार थे। नील की खेती कितने प्रकार? दो प्रकार। एक तो आपका था निज, एक था रेयती। तो निज वाला जो सिस्टम था वो तो ज़्यादातर फेल हो गया। सक्सेसफुल कौन सा होता है? रेयती वाला फेल होता है। और रेयती के अंदर क्या क्या सिस्टम था देख लो, कि रेयती के अंदर बागान मालिक रेतों के साथ यानी किसानों के साथ में एक सट्टा करते थे, यानी अनुबंधन करते थे, और कई बार वे गांवों के मुखियाओं के साथ में भी रेतों की तरफ से समझौते करने के लिए बाध्य कर देते थे। तो अनुबंधन पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिक से नकद यानी कर्जा मिल जाता था। कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जो ज़मीन है उसके ऊपर नील की खेती करनी होती थी। ठीक है, बागान मालिक बीज उपकरण मुहैया करवाते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करना, बीज बोना और फसल की देखभाल करने का जो जिम्मेदार होता था वो किसान खुद होता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था, और वही चक्कर दोबारा चलता रहता था। तो जैसे ही नील की खेती हुई, नील की खेती जैसे मकान मालिक को सौंपी तो नया उसको वो क्या बोलते हैं कर्जा मिल जाता था, और वो वापस नील की खेती कर सकता था। 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल को मजदूर नील की खेती करते हुए ये जो चित्र है वो है। और भारत में नील के पौधे की कटाई अधिकांश पुरुष ही करते, और खेतों से फैक्ट्री में ले जाए जा रहे नील के गट्ठर। ओके, नील का उत्पादन कैसे होता था? देखो नील का उत्पादन इस तरीके से होता है, बीटर और वॉट। देखो नील के खेतों के पास नील का एक कारखाना विलियम सिम्पसन के द्वारा बनाया गया ये चित्र है, कि नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधे को कारखाने में स्थित वेटक्स यानी हौद में रखा जाता था, हौद में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की ज़रूरत पड़ती थी। प्रत्येक पौध का अलग काम था। नील के पौधे से पत्तियां को तोड़कर पहले एक कुंड गर्म में पानी में घंटों तक डुबोया जाता था। इस हौद को किण्वन या स्टीपर कुंड कहा जाता था। जब पौधे किण्वित हो जाते थे तो द्रव्य में बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव्य को एक अलग हौद में छान दिया जाता था। दूसरा हौद पहले हौद के ठीक नीचे होता था। दूसरे हौद के बीटर वॉट में इस घोल को लगातार हिलाया जाता था और पेंडलों से खंगाला जाता था। आज जब यह द्रव्य हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो हौद में चूने का पानी डाला जाता था और धीरे धीरे नील की पपड़ियाँ जमने लगती थी और ऊपर साफ द्रव्य निकल आता था। द्रव्य को छानकर अलग कर दिया जाता था और नीचे नील की गाद, नील की लुगदी को दूसरे कुंड में, निथारन के कुंड में डाल दिया जाता था और इसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। ठीक है ना, तो ये पूरी प्रक्रिया होती थी। हौद में गौ दिलाने वाला ये डंडा या लठ लेके खड़ा है, किवड़न अथवा एक संग्रहण पात्र होता है और नील को किस तरीके से तैयार किया जा रहा है। इतना बड़ा पार्ट है। चलो कंप्लीट कर देते हैं, फिर अपन आपके इसके कर लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन सीधे प्रश्न ही करेंगे। ठीक है, थोड़ा ये शुरू हो जाता था। जो किसान पहले ही इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे उन्हें जल्दी समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वो बहुत कम थी और कर्जे का सिलसिला कभी भी उनसे ख़त्म नहीं होता था।
समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि इनकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वो मिट्टी की सारी ताकत को खींच लेती थी, और नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। इसलिए जो किसान थे वो नील की खेती से परेशान थे। ये बात आप ध्यान रखना कि नील की खेती से जो किसान लोग थे वो परेशान क्यों थे, क्योंकि उसकी जड़ें जो थी वो बहुत ही गहरी होती थी, और जड़ें गहरी होने की वजह से वो ज़मीन में चली जाती थी, और किसान जो इस खेती का उत्पादन करते थे वो अच्छी तरीके से उत्पादित नहीं होती थी, इसीलिए। ठीक है, आगे देखो नील विद्रोह और उसके बाद। मैं पानी पी लेता हूँ 1 मिनट। ठीक है, तब तक आप ही पानी पियो। हाँ, नील विद्रोह और उसके बाद। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रेतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। रेतों का मतलब है किसान। जैसे विद्रोह फैला, रेतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। ठीक है, नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। जितने भी ठीकर ठामड़ा जो था वो सब कुछ लेकर के कूद पड़ी। जिसके पास भगोला था भगोला लेके कूद गया, जिसके पास चमसिया था वो चमसिया लेके फंस गया। ठीक है ना। तो जिस तरीके से औरतें हैं वो जिनको जैसी सुविधाएं मिली वो सारी चीज़ें लेकर के कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया, और यानी सामाजिक बहिष्कार का मतलब न्याय पार कर दिया। और बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंटों की पिटाई की गई। अब जो भी वहाँ टैक्स लेने आ रहा था उसकी क्या की गई, गुमास्ता का मतलब वो लोग जो आते थे टैक्स लेने के लिए, उन एजेंटों की बहुत खतरनाक तरीके से पिटाई की गई। रेतों ने कसम खा ली थी कि न वे नील की खेती करने के लिए कर्जा लेंगे और न ही बागान मालिकों के लठियाले लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। क्या गजब की बात कही है, और क्या गजब का संगठन दिखाया है। रेतों ने क्या कहा, कसम खा ली थी कि न वो नील की खेती करेंगे, ठीक है, न कर्जा लेंगे और न ही बागान मालिकों के लठियाले लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। ये जो कथन है वो आपकी नील की खेती का जो विद्रोह था उसके संदर्भ में कहे गए। नील के किसान चुपचाप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? इसमें कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते, ऐसा कभी कभी ही होता है। 1859 में नील रेतों को लगा कि रेतों का मतलब किसानों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं ने नील के अनुबंधनों पर जबरन दस्तखत करवाए थे उन्होंने ही नील के किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही है और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए ज़मीन ले लेते थे। नील के किसानों को ये भी लगता था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी कि जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में सर्दियों में इलाके का दौरा किया और रेती को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने एक नोटिस जारी किया कि जिसमें कहा गया कि रेतों को नील के अनुबंधन मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। देखो, तो यहाँ इस तरीके का मामला जब सामने हुआ आया तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नया प्रोपेगेंडा चालू किया। क्या किया? एक इनका गवर्नर है जिनका नाम है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या किया, 1859 के अंदर सर्दियों के अंदर जितने भी नील के खेती वाले क्षेत्र थे उनका दौरा किया। किसानों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है, और बरसात में मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने एक नोटिस जारी किया और जिसमें कहा कि रैयतों को नील के अनुबंधन मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यानी जितने भी किसान हैं उनको ये नहीं कहा जाएगा कि आपको नील की खेती करनी ही पड़ेगी।
इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया। अब लोगों को बेचारों को डपोल बनाया गया कि जो रानी विक्टोरिया है उनने कहा है कि नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया गया। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोट स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे और उनकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। अब यहाँ अंग्रेजों ने इनको डपोल बनाया। ठीक है ना। उन्होंने नए आदेश जारी कर दिए कि भाई आपको किसी प्रकार का ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो किसानों को लगा कहीं ना कहीं जो अंग्रेज है वो हमारी सहायता कर रहे हैं। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील की जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रेत की दुर्दशा, बगान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान सरकार को बगान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बनाया गया। इस आयोग ने बगान मालिकों को दोषी बनाया और ज़बरदस्ती के लिए उनकी आलोचना भी की। तो ये पूरा मामला बढ़ गया तो नील आयोग बनाया गया और नील आयोग ने कहा कि जो ये बगान मालिक है नील के, जोर दबस्ती किसानों के ऊपर ये आरोप लगाते हैं और आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। इतना उसने आयोग ने कहा। इस बगावत के बाद बंगालों में नील का उत्पादन धाराशायी हो गया, यानी बिल्कुल ठप पड़ गया। इसके बाद बगान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे और 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रेशों का निर्माण होने लगा और इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया और 1917 में महात्मा गांधी जी का ये दौरा नील बगान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन में एक शुरुआत थी। उससे पहले यहाँ पे कुछ लाइनें आई थी ऊपर, ये देख लेते हैं। नील गांव का एक गीत। संघर्ष के क्षणों में लोग एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने और सामूहिकता का प्रभाव पैदा करने के लिए अक्सर गीत गाते हैं। इस तरह के गीतों से हमें उनकी भावनाओं का पता चलता है। नील विद्रोह के दौरान बंगाल के निचले इलाकों में ऐसे बहुत सारे गीत सुनाई देते थे, जिनमें से एक गीत इस प्रकार था। मौला हाथी के बागान मालिक की लंबी लंबी लाठियां दूर इकट्ठी पड़ी हैं। कोलकाता के बाबू इस बड़ी लड़ाई को देखने के लिए नवाबों के जरिए पहुंच चुके हैं। इस बार तो सभी रैयत तैयार हैं, वे चुपचाप मार नहीं सहेंगे, यानी वो मार नहीं सहेंगे। अब वे बिना लाठियों का मुकाबला किए अपनी जान नहीं गवाएंगे। यानी हम क्या आया तो लट देंटे को मेरी माथे होटल पर। ठीक है ना। उसके बाद में किस कोई ये आदमी लिख रहा है कि भीख मांग लूंगा परंतु परंतु नील नहीं उगाऊंगा। चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला ने मंगलवार 5 जून 1860 में नील के आयोग के सदस्यों ने बात की। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों का जवाब इस तरह दिया। WS स्टीकन कार नील आयोग के अध्यक्ष थे। इन्होंने कहा, ठीक है ना, ये नील आयोग का अध्यक्ष था, क्या तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह की शर्तों पर खेती कराओगे? हाजी मुल्ला, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्त मुझे संतुष्ट कर सकती है। साले, क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर खेती करना नहीं चाहते? नहीं, मैं नहीं करूँगा। नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊँगा, भीख मांग लूँगा, परंतु नील नहीं उगाऊँगा। तो लोग बहुत ही परेशान थे इस तरीके से। उसके बाद में वेस्ट इंडीज़ में नील का उत्पादन। 18वीं सदी की शुरुआत में एक फ्रांसीसी मिशनरी जो बेपतिस्त लम्बात ने कैरिबियाई द्वीपों का दौरा किया और इसके इलाके के बारे में विस्तार से लिखा। यह तस्वीर लम्बात की एक पुस्तक से ली गई है और इस तस्वीर में यहाँ के फ्रांसीसी बागानों में नील उत्पादन के सारे चरणों को दर्शाया गया है। बाएं सिरे पर आप देख सकते हैं कि गुलाम मजदूर नील के पौधे को सेंटलर वाट में डाल रहे हैं और उसके बाद में एक और मजदूर एक मशीनरी चरखी से गोल को घुमा रहे हैं, दाएं से दूसरा, और 2 मजदूर नील की लुगदी को बोरों में भरकर सुखाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। और अगले हिस्से में 2 मजदूर नील की लुगदी को मिलाकर छांचे में डालने के लिए तैयार कर रहे हैं। ठीक है। और इन तस्वीरों को बीचों बीच बगान का मालिक ऊंची जगह खड़े होकर सारे गुलामों को नजर रख करके देख रहा है। तो ये इस तरीके का चित्रण किया गया है। तो आपका पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अपन जो बातचीत करेंगे वो आपके करेंगे अभ्यास प्रश्नों की। ठीक है ना।
अभ्यास प्रश्न नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका जो लिंक है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।